नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आज की क्लास जो है आपकी डिमांड के ऊपर ही ये क्लास आई है हेल्थ साइंस की। और कल आपको मिला था प्रैक्टिस सेट हरियाणा स्टेट का, जो कि वो भी आपकी डिमांड पर था। तो हम इस समय एक दिन क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट कर लेंगे जो मतलब चंडीगढ़ के से रिलेटेड है, और एक दिन हम कर लेंगे हेल्थ साइंस का प्रैक्टिस सेट। तो 2-3 बच्चों की ये अलग अलग डिमांड थी, तो उन लोगों को के मद्देनज़र मैं दोनों लोगों की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो क्लास से जुड़े रहें और सेशन को आप लोग अवश्य शेयर करें। भाई, नए यूट्यूबर्स को कोई सपोर्ट नहीं करता है, हर कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरफ भागते हैं जो कि पहले से कई साल से जमे हुए हैं। नए लोगों को भी सपोर्ट करिए, हम भी मेहनत करते हैं। तो अब बात आती है प्रश्न की। ये हेल्थ साइंस के प्रश्न हैं, जितने भी 10-15 क्लासेस इस पर बनेंगे वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और उसके बाद हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। और साथ ही साथ आपका चंडीगढ़ से रिलेटेड जितने भी PYQs आपको अदर मतलब अलग अलग स्टेट्स के, हम सब यहाँ पर कराने का प्रयास करेंगे। अब चंडीगढ़ का तो कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, तो बने रहे क्लास में। क्वेश्चन 1 है, स्वास्थ्य शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ए ऑप्शन है हाइजीन, बी ऑप्शन है हाइजिया, सी ऑप्शन है हेल्थ, और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य शब्द बना है किससे? लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ये हाइजिया से बना है। अब मैं आपका यहाँ पर एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। कहीं कहीं ये जो शब्द है, हाइजिया शब्द है, ये दिया गया है ग्रीक भाषा का शब्द है। तो अब ये चीज़ मैं कैसे आपको फाइनल कर सकती हूँ, क्योंकि आज जो ये लैटिन भाषा का है ये मैंने क्लास 9th की बुक से, और जो कि SCERT की बुक है, गवर्नमेंट स्कूल में चलती है, वहाँ से उठाया है ये टॉपिक, और वहाँ से मैं आपको ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, लेकिन आपको बता दूँ, किसी क्लास में मैंने ग्रीक भाषा या फिर किसी बुक में मैंने ग्रीक भाषा बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, और एक दो जगह नहीं, ये कई बार मैंने देखा है ग्रीक भाषा का शब्द माना गया है, क्योंकि ये भी एक ऑथेंटिक बुक है SCERT की, इसीलिए मैंने लैटिन भाषा ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी है। अब एग्ज़ाम में अगर आपको लैटिन भाषा ना मिले तो आप ग्रीक भाषा जरूर टिक करिएगा, और लैटिन भाषा मिल जाता है तो आप लगा सकते हो, क्योंकि SCERT की बुक में है, तो आप विवाद भी इस पर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी होगी। ठीक है, स्वास्थ्य शब्द लैटिन भाषा के हाइजिया से बना है या फिर ग्रीक भाषा की, जो मिले वो आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइजिया का अर्थ है स्वास्थ्य है। बी ऑप्शन है स्वस्थ रहना, सी ऑप्शन है संपूर्ण स्वास्थ्य, या फिर डी ऑप्शन है स्वस्थ जीवन। तो जो हाइजिया है, लैटिन भाषा का शब्द कह सकते हैं जिसको हम, इसका मतलब क्या है? स्वस्थ रहना। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वस्थ रहना हाइजिया का मतलब है। ठीक है, देखो, स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित है। पूरा जो मतलब स्वस्थ है तो पूरा जीवन भी स्वस्थ रहेगा, लेकिन क्या है, आपको हाइजिया का अर्थ बताना है, तो हाइजिया का अर्थ है स्वस्थ रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, ये परिभाषा है। ऑप्शन है ए फ्रॉवेल की, ऑप्शन है बी अरस्तु की, ऑप्शन है सी प्याजे की, ऑप्शन है डी मैकाइवर की। तो ये है परिभाषा किसकी? अरस्तु महोदय की। इन्हीं ने कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्वस्थ शरीर की रोगों से मुक्त दशा मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है, यहाँ पर लगा लीजिएगा स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य नहीं है, वरन यह एक शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक सम्मिश्रण है जिसमें व्यक्ति का समुचित कल्याण निहित है। यह परिभाषा किसकी है? क्या यूनिसेफ की है, WHO की है, केयर की है, या फिर ICDS की है? किसकी ये परिभाषा है? तो ये परिभाषा बहुत पॉपुलर है और कई बार आपसे पूछी भी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये परिभाषा बी ऑप्शन WHO की है। WHO की स्थापना हुई 1948 में। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 7 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में हुई।
ठीक है, 46 में हुई। केयर की बात करें तो ये हुई है स्थापना 1945, थोड़ा सा डाउट है इसमें, लेकिन हमारे भारत में अगर इसकी बात करें तो भारत में हुई है 1950, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 1950 में भारत में हुई है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मुझे याद है 1945 में ही हुआ है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्वास्थ्य के संबंध में भारत सरकार ने अपने संविधान में निर्धारित किया है कि राज्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी। बी ऑप्शन है राज्य जनता के पोषण स्तर में उन्नति करेगी। सी ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास में अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देगी। किसकी बात हो रही है? राज्य की बात हो रही है। और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। देखो ये क्वेश्चन अगर मैं आपको क्लियर करूँ उससे पहले बता दूँ, ईयर था 90, जिसे हम कह सकते हैं सन 1984। 1984 में ही जो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो स्वास्थ्य है, ठीक है, जो स्वास्थ्य है वो शरीर के रोगों से मुक्ति की दशा मात्र ही नहीं है, वरन एक शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक सम्मिश्रण है जिसमें व्यक्ति का समुचित कल्याण निहित है। ये परिभाषा भी हमने ऊपर की थी जो WHO की दी हुई थी। ये जब परिभाषा दी गई थी तो कब दी गई थी? 1984 में दी गई थी। ठीक है, 1984 में दी गई थी। ओके, क्यों कब दी गई थी? 1984 में। क्या था? एक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का सम्मेलन था जिसमें कितने 54 देश शामिल हुए थे। इसी परिभाषा के मद्देनजर भारत सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई। ठीक है, भारत सरकार ने भी कुछ योजना बनाई। और क्या योजना बनाई? अपने संविधान में कुछ अधिकार दे दिए राज्य सरकारों को। तो राज्य सरकारों को जो ये अधिकार दिए वो अधिकार यही थे कि राज्य जनता के जीवन स्तर को क्या करेगी? ऊंचा उठाएगी। क्या अधिकार थे? ये अधिकार थे कि राज्य जो है, राज्य सरकार जो है जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी। आप सभी जानते हो कोई भी व्यक्ति है अगर वो स्वस्थ होगा तभी वो सही से काम कर पाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएगा, अपने परिवार का जीवन स्तर ऊंचा कर पाएगा। और जब परिवार विकसित होता है तो समाज विकसित होता है, जब समाज विकसित होता है तो एक राष्ट्र और एक देश विकसित होता है। ठीक है, तो ये अधिकार दिया गया सरकार द्वारा कि राज्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी। कैसे उठाएगी भाई? सबसे पहले तो उनको अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छा पोषण दो, ठीक है, अच्छी शिक्षा दो। ठीक है, राज्य जनता के पोषण स्तर को, वही बात आ गई, अच्छा पोषण दो, न्यूट्रिशन दो। सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास में अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दो। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई स्वास्थ्य होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ सही होगा। इसीलिए आप जानते हो बच्चों को मिड डे मील में न्यूट्रिशन दिया जाता है, आंगनवाड़ी केंद्र पर न्यूट्रिशन दिया जाता है। फिर प्रेग्नेंट लेडी जो गरीब फैमिली की होती है उन्हें भी न्यूट्रिशन की चीज़ें दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है कि हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, जब न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो हेल्थ सही रहेगी, और हेल्थ सही होगी तो बीमारियां कम होंगी। ओके, कोई भी व्यक्ति उसी दशा में स्वस्थ कहला सकता है जब वह डैश हो, शारीरिक स्वस्थ हो, मानसिक स्वस्थ हो, सामाजिक स्वस्थ हो, या फिर ये सभी। तो कोई भी व्यक्ति कब स्वस्थ कहलाएगा? जब वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होगा, तभी वह क्या है? संपूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होगा 7। उत्तम स्वास्थ्य का अर्थ है अच्छा स्वास्थ्य, स्वस्थ रहना, स्वस्थ पोषण, यहाँ पे डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो हम बात कर रहे हैं अर्थ की बात कर रहे हैं। तो उत्तम स्वास्थ्य का जो अर्थ है वो क्या है? अच्छा स्वास्थ्य। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य किसे कहते हैं? कैसा होता है अच्छा स्वास्थ्य, जानते हो आप? तो क्वेश्चन 8 है, अच्छे स्वास्थ्य व स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है शरीर का भार व लंबाई अनुपात में होना। बी ऑप्शन है अस्थि संस्थान व मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित होना। सी ऑप्शन है नेत्र में कांति व चमक होना। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ठीक है, आप लोगों को क्लास में कोई दिक्कत ना हो कि मैं एक दिन चंडीगढ़ का प्रैक्टिस कराऊंगी और दूसरे दिन मैं आपको ये हेल्थ साइंस कराऊंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आपको बार बार वीडियो में उलझना नहीं होगा। और पहली बात तो यह है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देते हो तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। नहीं तो मैं बना दूंगी प्लेलिस्ट, आप आराम से वहाँ पढ़ाई कर सकते हो। सीधे प्लेलिस्ट पर जाओ और अपना जो पढ़ना है, आपको मैनेजमेंट पढ़ना है, टेक्सटाइल पढ़ना है,
PYQs पढ़ने, तो आप उस प्ले लिस्ट में जाइए और आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे स्वास्थ्य के सभी लक्षण होते हैं, जैसे कि शारीरिक भार क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए व्यक्ति का, जैसी उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग शारीरिक भार और लंबाई अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। दूसरी बात करते हैं, अस्थि संस्थान है, मांसपेशियां हैं, ये क्या है, पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अनावश्यक झुकाव व घुमाव नहीं होना चाहिए। कुछ लोग झुके हुए सोते हैं तो उन्हें हम विकसित मांसपेशियां या फिर स्वस्थ नहीं कहेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, उनकी जो वक्ष स्थल है, सीना होता है, वो फैला हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे, जो आंखें होती हैं, नेत्र होती हैं, उनमें क्या होती है, चमक होनी चाहिए। बाल काले होने चाहिए, चिकने होने चाहिए, खुरदरे से सुनहरे से बाल जो होते सही नहीं होते हैं। ठीक है, और जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, अगर बात करें उनकी आंखों के, तो नीचे क्या होती है, काले घेरे वगैरह उसमें आपको नज़र नहीं आएंगे अगर व्यक्ति कैसा होगा, स्वस्थ होगा तो। ठीक है, कोई भी निशान नहीं दिखेगा और उनकी जो आंखों की रोशनी है वो भी सामान्य होगी। स्वस्थ व्यक्ति हमेशा रोग मुक्त होता है, तो फिर क्या है, उसे नींद भी अच्छी आती है और क्या करता है, वो अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करता है। ये सारी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। क्यों मैं जो बोल रही हूँ इसलिए नोट करनी है कि ये WHO ने सुझाए हैं कुछ पॉइंट, और ये WHO के जो पॉइंट हैं हेल्थ साइंस में पूछ लिए जाते हैं। जैसे और क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर बात करें हम संस्थान है जो हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उनकी, तो वो पाचन संस्थान होता है, स्नायु संस्थान है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, श्वसन है, विसर्जन अंग है जो भी। ठीक है, प्रजनन संस्थान है, ये भी क्या है, सुचारू रूप से सामान्य तरीके से कार्य करते हुए होना चाहिए, तभी हम व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे। ठीक है, उनके शरीर का तापमान अगर बात करें तो तापमान कैसा होना चाहिए, 98 कितना 4 डिग्री फ़ारेनहाइट उनका शरीर का तापमान होना चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए, व्यक्ति दिनचर्या उसकी नियमित हो, सामंजस्यता का गुण हो, उसमें जीवन के प्रति सर्वांग दृष्टिकोण हो, सिर्फ अपने प्रति नहीं सबके प्रति मतलब सोचने वाला हो, प्रसन्नता एवं संतुष्टि उसके अंदर होनी चाहिए। देखो, स्वास्थ्य आपने पढ़ाने को कहा, प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको पूरी थ्योरी थोड़ी समझा दे रही हूँ। और कैसा व्यक्ति होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, समाज की प्रतिष्ठा के प्रति जागरूक होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा, जो भी मैंने अभी तक बोला। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 8। 9 क्वेश्चन पर आते हैं, स्वस्थ व्यक्ति डैश होता है, आशावादी व मृदुभाषी होता है। बी ऑप्शन है, कर्मठ व सदाचारी व सद्व्यवहारी होता है। सी ऑप्शन है, समाज की प्रतिष्ठा के लिए जागरूक व नैतिक मूल्यों वाला होता है। या डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो भाई यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, और अभी मैंने सब कुछ बता दिया तो मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक स्वच्छता व वंश परंपरागत प्रवृत्ति। बी ऑप्शन है, वातावरण एवं पर्यावरण व शुद्ध संतुलित एवं पौष्टिक भोजन। सी ऑप्शन है, व्यक्तिगत आदतें व आवासीय स्वच्छता। डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो शारीरिक स्वास्थ्य को ये सारे तत्व प्रभावित करेंगे। कैसे, शारीरिक स्वच्छता नहीं रखोगे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। वंश परंपरागत, जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं आपकी, हीमोफीलिया है, आप जानते हो, हीमोफीलिया में जरा सी चोट लगने पर क्या है, बहुत सारा ब्लड बह जाता है। तो ये कैसा होता है, ये आपका जो बीमारी कैसी है, आपकी वंश परंपरागत है। या फिर डायबिटीज़ भी वंश परंपरागत है, अगर पेरेंट्स को होती है बच्चों में होने में की लक्षण जो है संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही वर्णांधता की बात होती है, जिसमें कलर का प्रॉब्लम होता है कि कलर नहीं समझ में आता, लाल हरे में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं लोग, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी सही है, वातावरण जो है सही नहीं होगा, पर्यावरण अशुद्ध होगा, तो भी कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अशुद्ध लिखा मतलब चीज़ों को समझ लीजिए, मैंने आपको थ्योरी समझाने की कोशिश की है। ठीक है, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन नहीं होगा तो भी क्या है, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। व्यक्तिगत आदतें ठीक नहीं है, टाइम पर सोना नहीं है, टाइम पर उठना नहीं है, टाइम पर खाना नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी। और आवासीय स्वच्छता, जैसे घर में बहुत गंदगी रहती है, तो ये सारे जो है सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन से वंश परंपरागत प्रवृत्ति की बीमारी नहीं है। क्या मधुमेह, वर्णांधता, डायरिया या हीमोफीलिया। तो आपको पता है 3 ऑप्शन तो मैंने अभी आपको जस्ट ही आंसर दिए हैं, तो फिर कौन सा, डायरिया जो है ये वंश परंपरागत नहीं है। बकाया डायबिटीज़ है, पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है, वर्णांधता, हीमोफीलिया, इसे राजसी या शाही रोग भी कहते हैं। क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की रानी को हुआ था, किसको, ब्रिटेन की रानी को हुआ था, इसीलिए इसको शाही रोग भी कहते हैं। ओके, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
यह एक उत्तम विलायक है और जीव द्रव्य का भौतिक आधार है। ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है खनिज लवण, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। यह एक उत्तम विलायक, विलायक मतलब जो चीज़ अपने अंदर घोलने की क्षमता रखती हो, अपनी तरह बनाने की क्षमता रखती हो, उसको कहते हैं विलायक। तो क्या है इसमें सही? और जीव द्रव्य का भौतिक आधार है, तो एक ही ऑप्शन सही होगा भाई, सी ऑप्शन सही है जल। ठीक है, जल जो है एक विलायक है, आप जानते हो हर चीज़ को अपने में मिला लेता है और क्या करता है, ये हमारे जीव द्रव्य का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जो होता है पानी के रूप में ही प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, या फिर हमारा जीवन जो है वो पानी की वजह से ही है। क्वेश्चन नंबर 13, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस डैश के नाम से जानी जाती है तथा ये श्वसन क्रिया द्वारा शरीर में पहुंचकर भोजन के पाचन में भी मदद करती है। क्या चीज़ है ये? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। क्या विटामिन सी है, प्राणवायु है, आयरन है, जल है? पूछा इसमें एक ही चीज़ जा रहा है, बकाया तो सारी राम कथा लिखी हुई है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के नाम से जानी जाती है, तो ये प्राणवायु के नाम से जानी जाती है। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत आदतें मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं? क्या व्यायाम व मनोरंजन? बात हो रही है व्यक्तिगत आदतों की। व्यायाम व मनोरंजन, बी ऑप्शन है रुचियाँ, सी ऑप्शन है विश्राम व निंद्रा, डी ऑप्शन है ये सभी। आज मैं आपसे एक बार और ये कहना चाहूँगी, आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स को, जो भी होम साइंस रिलेटेड लोग हैं आपके, उन्हें एक बार जरूर चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए बस। और कष्ट क्या है, आप क्लास देख रहे हो, देखते देखते एक क्लिक करना है और सारा काम हो जाना है। ठीक है, तो व्यक्तिगत आदतें क्या क्या हैं, इनमें से सभी हैं। ओके, ये सारी व्यक्तिगत आदतें क्या होती हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। चाहे हम व्यायाम नहीं करते हैं या मनोरंजन नहीं करते हैं, हमारे इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नया नहीं करते हैं। ठीक है, और विश्राम और निंद्रा भी सही से नहीं लेते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। माता पिता के मधुर संबंध, बी ऑप्शन है बच्चों की आवश्यकताएं एवं रुचियों का ध्यान रखना, सी ऑप्शन है स्नेह एवं सद्भावना, या फिर डी ऑप्शन है निम्न में से सभी। तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को इनमें से क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं? तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को, उसमें माता पिता के संबंध अगर मधुर हैं तो भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और मधुर नहीं है तो भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अगर बच्चों की आवश्यकताओं एवं रुचियों का आप ध्यान रखते हो तो अच्छी बात है, बच्चे फिट रहेंगे। सी ऑप्शन है स्नेह एवं सद्भावना है, सब में प्यार मोहब्बत से रहते हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, तो अभी बच्चे और आपकी पूरी ही फैमिली हेल्दी रहेगी। ठीक है, और बात कर लें सामाजिक तथा नैतिकता का अगर अभाव है तो भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा। सामाजिकता भी जरूरी है, सोशलाइजेशन भी बच्चों में पैदा करना बहुत ज़रूरी है, और मनोरंजन भी कहीं ना कहीं। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये 4-5 पॉइंट है जो मैंने दो अभी बोले, सामाजिकता तथा नैतिकता का अभाव और एक बचा मनोरंजन, ये भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, तो डी ऑप्शन निम्न में से सभी हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, स्वास्थ्य के लक्षण हैं 2, 3, 4, 5, तो राइट आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन 2। स्वास्थ्य के 2 लक्षण हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रत्यक्ष होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, और हम लोग कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष होते हैं, और इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष है तो हमें प्रमाण चाहिए होगा, तब हमें पता चलेगा, मतलब जांच जरूरी है। अप्रत्यक्ष में जांच करानी जरूरी होती, तभी हमें रोग के लक्षण पता चलते हैं, अन्यथा हमें रोग दिखाई नहीं देते। प्रत्यक्ष में हमें रोग सामने से दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके के ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष लक्षणों के अंतर्गत आते हैं लंबाई व भार का सही अनुपात, बी ऑप्शन है दांत बाल नाखून का चमकदार होना, सी ऑप्शन है सीधा शारीरिक ढांचा, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष लक्षणों के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रत्यक्ष, जो कि मैंने बताया सामने दिखती है कोई चीज़, तो भाई कोई व्यक्ति है लंबा चौड़ा है, भार भी सही है, तो ये चीज़ हमें दिखेगी। दांत उसके कैसे हैं वो भी दिखेंगे, बाल कैसे हैं वो भी दिखेंगे, नाखून कैसे हैं वो भी दिखेंगे, सीधा शारीरिक ढांचा है या झुका हुआ है ये भी दिखेगा। तो ये प्रत्यक्ष लक्षण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये हमें सब कुछ दिख रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, कोई व्यक्ति सुंदर है, शालीन है, ये सारे गुण हमें उसके दिखते हैं। इसी तरीके से उसकी हेल्थ भी हमें दिखाई दे जाता है कि व्यक्ति कहीं जैसे सामने वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ
आपके सामने कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसे समझ सकते हो, आपके सामने कोई व्यक्ति आ रहा है, वो खूब अच्छे से सतर्क होकर चल रहा है, ठीक है, और उसके बाल भी लंबे हैं, आंखों में अलग ही तेज है, चमक है, मतलब कोई काले घेरे डार्क सर्कल वगैरह आपको नहीं दिख रहे हैं। तो आप स्किन भी अच्छी है उसकी, मतलब चमक है, कलर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि काला है गोरा है कैसा है, लेकिन उसके जो साइनी है, फेस पे साइन है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाँ ये व्यक्ति बिल्कुल मतलब ये प्रत्यक्ष लक्षण है, आपको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। और अंदर रूनी जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, मान लो किसी के अंदर अग्नाशय में कोई प्रॉब्लम है, आमाशय में कोई प्रॉब्लम है, किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको टेस्ट से दिखाई देंगी, आप वो अप्रत्यक्ष लक्षण कहलाएंगे, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, उसके लिए जांच करानी पड़ेगी, उसे हम अप्रत्यक्ष लक्षण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, वह बीमारियां जिन्हें परीक्षण द्वारा ही पहचाना जा सकता है, बाहरी रूप से दिखाई नहीं देती, कहलाती है प्रत्यक्ष लक्षण। अप्रत्यक्ष लक्षण संक्रामक रोग या डी है निम्न में से कोई नहीं, तो हम उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लक्षण कहते हैं, जो समस्या हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, अंदरूनी होती हैं, ठीक है, तो इनको हम जांच द्वारा जांचते हैं, परखते हैं, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ते समय आँखों को पुस्तक से लगभग कितनी दूरी पर रखना चाहिए, 2 फुट, 1 फुट, 3 फुट या 4 फुट। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम 1 फुट की दूरी पर पुस्तक होनी चाहिए आपकी आँखों से, तभी आँखें आपकी सही रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आँखों की नियमित सफाई के लिए घरेलू नुस्खे में इस्तेमाल करते हैं, त्रिफला का पानी, हल्दी का पानी, लौंग का पानी या फिर मेथी का पानी। तो आँखों की नियमित सफाई के लिए आप घर में क्या कर सकते हो, त्रिफला के पानी से कभी कभी आप आँखों की सफाई करते रहिए, आपको आँखों संबंधी समस्या नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लौंग किसके लिए, दांतों के लिए, ठीक है, हल्दी किसके लिए, स्किन के लिए अच्छी मानी जाती है और कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम से भी हमें बचाती है। मेथी का पानी डायबिटीज़ लोगों के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अस्वस्थ दांतों में डैश रोग हो जाता है और वसूड़े सूज जाते हैं, कैरीज में, स्कर्वी में, पायरिया में, ये सभी में। देखो इन सभी में क्या होते हैं, लगभग सेम लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। पायरिया में भी सड़न हो जाती है तो दांतों में ब्लड आने लगता है, मसूड़े सूज जाते हैं, ठीक है, और स्कर्वी भी ब्लड आने लगता है दांतों में, तो जब ब्लड आएगा तो थोड़ी बहुत मसूड़े पे इफेक्ट होगा। और कैरीज में तो प्रॉपरली क्या होता है, सूजन ही हो जाती है मसूड़ों पे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, एक प्रॉब्लम और होती है दांतों से रिलेटेड, उससे कहते हैं फ्लोरोसिस। तो ये सारे रोग किसके हैं, दांतों के हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पायरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम के कारण, अमीबा परजीवी के कारण, इबोला वायरस के कारण, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जो आपका पायरिया रोग होता है वह होता है किसके कारण, अमीबा परजीवी के कारण होता है। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बालों के झड़ने व खराब होने का कारण है मानसिक चिंता। बी ऑप्शन है कब्ज की प्रॉब्लम जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। सी ऑप्शन है प्रोटीन युक्त आहार की कमी। डी ऑप्शन है निम्न में से सभी। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आपका होने वाला है वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है। जो मानसिक चिंता है वो भी बाल को झाड़ देती है, वाइट कर देती है। कॉन्स्टिपेशन एक नया वर्ड है आपके लिए, लेकिन इसकी वजह से भी जो होता है आपके बाल खराब हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, वाइट हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन तो है ही, पता ही है, प्रोटीन जो होता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आनंद का अति आवश्यक सिद्धांत स्वास्थ्य है तथा स्वास्थ्य का व्यायाम, यह कथन किसका है, अरस्तु का है, टॉमसन का है, पियाजे का है या मैकाइबर का है। तो ये जो कथन है बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। टॉमसन का कथन है कि आनंद का अति आवश्यक सिद्धांत स्वास्थ्य है तथा स्वास्थ्य का क्या है, व्यायाम है, ठीक है। आनंद कब होगा, जब स्वस्थ होगे, और स्वास्थ्य होगा तो आप आनंदित होगे, और आनंदित आप कब होगे, जब आप स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करेंगे। तो यहाँ पर टॉमसन ने ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए कम से कम नींद आवश्यक है, 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे या 8 से 9 घंटे। तो यहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए मैं बात करूँ तो 6 से 8 घंटे की जो नींद होती है अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करें सभी का, तो मैं आपको एक चार्ट है मेरे पास, उसका बता देती हूँ कि किसको कितनी नींद लेनी आवश्यक यहाँ पर होती है, ठीक है। देखो कोई बच्चा अगर कितना है, 1 वर्ष की आयु से लेकर 1 वर्ष से, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। 1 वर्ष की आयु का है, ठीक है, 1 वर्ष की आयु का है, तो कितनी नींद उसे लेनी है, कम से कम 14 से 16 घंटा,
ठीक है, 14 से 16 घंटा, 1 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, 2 से 3 वर्ष का है, 2 से 3 वर्ष का है तो वो कितनी नींद लेगा, 2 से 3 वर्ष है, समझ जाइएगा, 2 से 3 वर्ष है तो वो 12 से कम कितने घंटे सोएगा, 12 से 14 घंटा सोएगा। नोट कर लिया आपने, 1 वर्ष का बच्चा 14 से 16 घंटा सोता है, 2 से 3 वर्ष का बच्चा जो है वो 12 से 14 घंटे सोता है। अगर हम बात कर लें किसकी, 4-5 वर्ष के बच्चे की, मतलब करीब करीब बात हो रही है पूर्व बाल्यावस्था की, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी, मतलब 4 से 5 वर्ष की अगर हम बात करें तो ये कितना सोएगा बच्चा, 10 से 12 घंटा सोएगा, 10 से 12 घंटे की नींद लेगा। ठीक है, अब बात आती है यहीं पर है 6 से 10 वर्ष का बच्चा, 6 से 10 वर्ष का बच्चा, उसे कितनी नींद लेनी है, तो वो कितना लेगा नींद, यहाँ पे वो भी सेम लेगा इसके 10 से 12 घंटे। ठीक है, 10 से 12 घंटा, मतलब जो बाल्यावस्था की एज है वो 10 से 12 घंटा सोएगा, आप इतना याद रखिएगा। 11 से 16 वर्ष की बात करें, अगर 11 से 16 वर्ष, जिसको हम कह सकते हैं किशोर है, ठीक है, लगभग किशोर है ना, 11 से 16 वर्ष, 11 से 13 आप प्यूबर्टी मान लो, उसके बाद पूरा 16 से 18 तक, मतलब 12 से 18 तक किशोर मान लो। ठीक है, तो किशोरावस्था ही हम इसको कहेंगे। तो ये हो जाएगा 8 से कितने 10 घंटे तक सोएगा ये व्यक्ति। ठीक है, सोना चाहिए इतना, मतलब कोई समस्या ना हो तो इतनी नींद लेनी चाहिए। और 16 वर्ष से ऊपर का है कोई व्यक्ति, 16 वर्ष से ऊपर का है तो वो कितना सोएगा, 7 से 9 घंटे। ठीक है, तो पूर्ण विकसित है कोई व्यक्ति, मतलब एडल्ट है, स्वस्थ है, वयस्क है, तो वो 6 से 7 घंटे सोएगा। ओके, तो कैसी लगी क्लास हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, कोई समस्या हो तो हमें अवश्य बताएं। सारी समस्याओं का समाधान हम करने की कोशिश करेंगे, वो भी आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि होम साइंस में कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो इस टाइप की समस्याओं का हल यहाँ पर अवश्य मिलेगा। तो मिलते हैं, ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और अगर कुछ बुराई है तो वो भी कमेंट आप कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।